सभी को नमस्कार। आज कक्षा 9 का विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, हम अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, जैसे पेड़ देखते हैं, कुर्सी देखते हैं, मेज देखते हैं, बहुत सारी वस्तुएं, साइकिल देखते हैं, मोटरसाइकिल देखते हैं। आसमान में अगर देखा जाए तारे देखते हैं, सूर्य देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, बहुत सारी वस्तुएं अपने आसपास हम देखते हैं। तो ये सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पदार्थ। चाहे वो कुर्सी हो, चाहे वो पेन हो, किताब हो, यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें मौजूद हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या हैं? हम लोग भी एक पदार्थ के रूप में उपस्थित हैं यहाँ पर। अब सवाल पैदा होता है कि पदार्थ कहते किसे हैं? सटीकता से हम कैसे जानेंगे कि पदार्थ क्या है? किसी ने हमसे पूछ लिया, बताइए पदार्थ क्या है, तो आप पदार्थ के बारे में क्या बताएंगे? तो जैसे कुर्सी है, तो बताइए कुर्सी स्थान घेरती है ना? स्थान घेर लेती है, स्थान घेरती है कुर्सी। अच्छा, और कुर्सी किसी न किसी पदार्थ से बनी होगी, तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। जिस भी पदार्थ से बनी उसका द्रव्यमान होगा। तो पदार्थ में दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है, या एक तो स्थान घेरती है और उसमें द्रव्यमान होता है। जिस भी चीज में ऐसा हो उसी को हम पदार्थ कह देंगे कि वो पदार्थ है। कोई हमसे पूछे पदार्थ क्या है, तो हम बताएंगे जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में द्रव्यमान है, हम लोग स्थान घेरते हैं, तो हम लोग क्या हो गए? पदार्थ हो गए। मेज है, मेज स्थान घेरती है। तुम्हारा बैग है, स्कूल बैग, वो स्थान घेरता है कि नहीं घेरता है? जब सीट में बैठते हो तो सीट की एक जगह घेर लेता है बैग तुम्हारा, और उसमें द्रव्यमान भी है। जब उठाते हो उसको तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तुम्हें समझ में आता है। यहाँ पर भार कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान भार दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगे तो ये समझ लीजिए वो भार हो गया। द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल के गुणनफल को हम भार कह देते हैं, ठीक है ना? तो पदार्थ का, द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि उसमें पदार्थ की मात्रा कितनी है। मात्रा समझे? जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक थर्माकोल हो, थर्माकोल जानते हो? थर्माकोल हो, एक थर्माकोल की सीट हो इतनी बड़ी, और एक लोहे की सीट हो इतनी बड़ी, तो हम कहेंगे कि किसमें पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है? तो पदार्थ की मात्रा लोहे में ज़्यादा है, तो इसलिए उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लग रहा है। यानी कि पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उस पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ज़्यादा कार्य करेगी। तो द्रव्यमान का मतलब हो गया पदार्थ की मात्रा कितनी है, भार से मतलब नहीं है इसका। ये कन्फर्म किए दे रहे हैं कि द्रव्यमान का मतलब भार नहीं होता है, ठीक है? तो जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। तो जैसे हमने बताया अभी कि कुर्सी हो गया, मेज हो गया, और किताब हो गई, पेन हो गया, चारपाई हो गई, यानी कि जितनी भी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हैं, साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, ट्रक हो गया,
हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखाई हैं, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, वो सब क्या है, पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, सब पदार्थ हैं, क्योंकि सभी क्या करते हैं, स्थान घेरने का काम करते हैं, और सभी किसी न किसी चीज के बने हुए हैं, उनमें कुछ न कुछ पदार्थ लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ क्या है, जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं। प्राचीन काल में बहुत से दार्शनिकों ने एक बात कही है कि पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, 5 तत्व से। कहावत भी सुनी होगी, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। यानी कि आकाश और अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। तो प्राचीन दार्शनिकों ने इनको बताया कि जो पदार्थ है ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। आकाश को तत्व माना, अग्नि को तत्व माना, जल को तत्व माना, वायु को तत्व माना और पृथ्वी को तत्व के रूप में देखा गया। और ये कहा गया कि जो पदार्थ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो ये प्राचीन काल के दार्शनिकों का विचार था। यूनानी दार्शनिक भी इसी विचार में सम्मिलित थे कि प्रत्येक वस्तु तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो प्राचीन दार्शनिकों की बात समझ में आ गई कि प्राचीन दार्शनिकों का ये कहना था कि पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। आधुनिक विज्ञान में जब इसकी खोजें हुई तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप जानने का प्रयास किया गया कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, पदार्थ के लक्षण क्या है, पदार्थ का गुण क्या है, पदार्थ की प्रकृति क्या है, ये जानने का प्रयास किया गया। तो बहुत से लोगों का ये मानना था कि पदार्थ एक लकड़ी की तरह सतत होता है। जैसे लकड़ी, इधर भी देखो तो लकड़ी, उधर भी लकड़ी, सब जगह लकड़ी, सतत कंटिन्यूअस, मतलब वो चीज चल रही है। कहने का मतलब ये है कि इधर अगर लकड़ी है तो इधर भी सतत होता है, लकड़ी की तरह सतत होता है। ये विचार हुआ उनका। इसके बाद कुछ दार्शनिकों का या कुछ लोगों का, कुछ वैज्ञानिकों का ये विचार आया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कैसे जाने? जैसे हमारे हाथ में चाक आप लोग देख रहे हैं, जब इसको चलाई जा रही है चाक, तो देखो इसको छोटे छोटे कण समझ में आ रहे हैं। ये देखिए, अगर इसको अगर ऐसे ऐसे हम करेंगे तो तमाम छोटे छोटे कण मिलेंगे इसमें। तो ये बताया गया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसको सिद्ध कैसे किया जाए? तो प्रयोगशाला में जब आप प्रयोग करने जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि आप एक बीकर में जल लीजिए और उस जल में 1 बूंद पोटेशियम परमैंगनेट की डालिए। पोटेशियम परमैंगनेट। अगर पोटेशियम परमैंगनेट ना मिल पा रहा हो तो आप 1 बूंद किसी भी रंग की ले लीजिए, कोई भी रंग हो आपके घर में। तो उसको, अगर इसको प्रयोग को घर में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 बूंद रंग की लेनी पड़ेगी, या स्याही ले लीजिए 1 बूंद, इसमें डाल लेते हैं। ठीक है, ड्रापर की सहायता से या चम्मच की सहायता से दूसरे बीकर में भी जल लीजिए और चम्मच की सहायता से 1 चम्मच निकाल कर इसमें डालिए। अगर आपके पास ड्रापर है तो 10 ml निकाल लीजिए, इसमें डालिए। तो आप देखेंगे इसमें जो रंग था बहुत ज्यादा था, पहले रंगीन ज्यादा था। ये वाला जो है कम रंगीन होगा, लेकिन इसमें रंग होगा जरूर, लेकिन ये कम रंगीन हो जाएगा। इसके पश्चात एक और बीकर लीजिए, उसमें भी जल लीजिए। अब 1 चम्मच इस वाले से निकाल कर इसमें डाल दीजिए, ये वाला इससे हल्के रंग में हो जाएगा। इसके बाद एक और बीकर लीजिए, इसमें क्या करिए, इसमें भी जल लीजिए और इस वाले बीकर से, यानी इससे 1 चम्मच इसमें डालिए और इससे 1 चम्मच इसमें डालिए और इससे 1 चम्मच इसमें डालिए।
तो यहां पर आप देखेंगे गहरा रंग, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे इससे हल्का रंग, इस वाले से हल्का रंग होगा इसमें। इसमें देखेंगे बहुत बहुत हल्का रंग, और इसमें आप देखेंगे अत्यंत हल्का रंग। ठीक है, तो यहाँ कितना डालना है, 10 ml लिख लीजिए, या फिर 1 चम्मच, 10 ml या फिर 1 चम्मच, 10 ml या फिर 1 चम्मच। समझ गए ना बात को? क्या समझे आप? इसको और अच्छी तरह समझें। एक बीकर लेना है हमको और उसमें पानी लेना है। पानी लेने के बाद हम उसमें 1 चम्मच, 1 बूंद या एक बूंद, एक बीकर लेना है और उसमें 1 बूंद रंग डालना है। अगर पोटेशियम परमैंगनेट ना अवेलेबल हो तो डालना है, तो ऐसा करना है। अगर प्रयोगशाला में कर रहे हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट ही लेंगे। अगर ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो आप इसका एक टुकड़ा ही डालिए। सॉलिड फॉर्म में है तो, अगर सॉलिड है तो इसका एक रंग का टुकड़ा डालिए, पोटेशियम परमैंगनेट का हो या फिर रंग का हो। इसमें डालेंगे, इसको घोल लेंगे तो इसमें आप देखेंगे कलरफुल हो जाएगा, इसमें कलर आ जाएगा, बैंगनी रंग का कलर आ जाएगा इसमें जब आप पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। इससे 1 चम्मच लेकर दूसरे बीकर में डालिए, उसमें पानी डालिए। फिर इससे 1 चम्मच या 10 ml लेकर दूसरे बीकर में डालिए, उसमें पानी डालिए। फिर इससे 1 चम्मच लेकर दूसरे बीकर में डालिए, उसमें भी पानी डाल दीजिए। आप देखेंगे कि इसका रंग ज्यादा गहरा था, इसका रंग इसकी अपेक्षा इसका रंग हल्का है, और इसका जो रंग होगा इससे हल्का होगा, इसका रंग होगा इससे हल्का होगा, यानी बहुत अत्यंत हल्का होगा। बात समझ में आ रही है? तो इससे सिद्ध क्या होता है ये समझिए। हमने एक टुकड़ा डाला था इस जल में और हमने देखा कि वो टुकड़ा जो डाला गया था वो घुलने के पश्चात पूरे जल में फैल गया। अर्थात पदार्थ अगर छोटे छोटे, वो जो टुकड़ा हमने डाला था अगर वो छोटे छोटे कणों से मिलकर नहीं बना होता तो क्या इस पूरे विलयन में फैल पाता, पूरे जल में फैल पाता? नहीं फैल पाता ना। वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था, तभी वो पूरे विलयन में इसमें फैल पाया। अब इसके बाद में इससे एक 10 ml या 1 चम्मच हमने लिया, इसमें डाला, इसको घोला तो ये भी पूरे विलयन में फैल गया। तो इसका मतलब है ये बहुत छोटे कण होंगे तभी तो पूरे विलयन में फैल रहे हैं। जैसे धूल के कण देखे होंगे, वो सभी जगह फैल जाते हैं कमरे में। तो इसी प्रकार इससे 10 ml लिया, इस बीकर में डाला, इससे 10 ml लिया, इस बीकर में डाल दिया, इसको घोला तो इसमें भी कुछ ना कुछ रंग नजर आया। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि रंग के कण इसमें भी मौजूद हैं। तो रंग कितने कणों में बट गया होगा, कितने सूक्ष्म कणों में बट गया होगा, ये समझिए ना। इससे लिया, इसमें डाला तो इसमें भी कुछ ना कुछ रंग हमको दिखाई दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये कन्फर्म हो गया। अगर ये छोटे कणों से मिलकर नहीं बना होता तो ये पूरे उसमें नहीं फैलता, इसमें सब जगह नहीं फैलता, हर जगह हमें कुछ ना कुछ रंग दिखाई नहीं देता। तो इस बात की सिद्धिकरण होती है इस प्रयोग के द्वारा कि पदार्थ अत्यंत छोटे कणों से, बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। चाक को अगर आप तोड़ेंगे बहुत छोटे छोटे कण नजर आएंगे। ये देखिए चाक का यहाँ पर बुरादा लगा हुआ है, चाक का तो पाउडर है, तो यहाँ बहुत छोटे छोटे कण नजर आएंगे। तो ये पुष्टिकरण समझ में आया कि पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इस बात की पुष्टि हो गई। अब पदार्थ का और क्या गुण है ये समझिए, पदार्थ का और क्या लक्षण है, पदार्थ की और क्या प्रकृति है। पहली प्रकृति तो हमको समझ में आ गई कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हाँ, इस बात की ये पुष्टि हो गई कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये समझेंगे कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, मतलब वो गति करते ही रहते हैं। लेकिन इस बात को समझेंगे कौन से पदार्थ के कण गति करते हैं, गतिशील होते हैं।
गति करते हैं। कैसे गति करते हैं इस बात को समझिए। जैसे हम एक बीकर ले लें, अगर प्रयोगशाला में है, ना प्रयोगशाला में हो तो घर में है, तो घर में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं घर में संसाधन नहीं है, कभी अपने मन से प्रयोग करने का मन हुआ तो अपना घर में कर लिया। जल ले लिया बीकर में या ग्लास में ले लिया, और लेने के बाद में साफ जल लीजिए। इसमें एक रंग का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा चिमटी की सहायता से, चिमटी से पकड़कर उस छोटे से रंग के टुकड़े को इसमें आप जो है तो जल में धीरे से डाल दीजिए। ये रंग का टुकड़ा यहाँ पर आ जाएगा। कुछ समय के लिए इसको बिना हिलाए डुलाए छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप कुछ समय बाद इसको देखेंगे, लगभग आधा एक घंटा बाद देखिए इसको, तो आप देखेंगे कि जो ये रंग का टुकड़ा था, जिसको हमने बड़ा शांत अवस्था में छोड़ दिया था कि अब तुम चुपचाप बैठो, तुम कुछ करोगे नहीं, लेकिन इसने हरकत करी। क्या हरकत करी उसको समझिए। ये रंग का टुकड़ा यहाँ आसपास, अपने आसपास काफी जो है तो ये फैल गया है, काफी दूर तक इसके आसपास तक रंग जो है फैल गया है। ऐसा क्यों हुआ भाई, इस बात को समझते हैं। जैसे कोई दीवार हो, कच्ची दीवार, उसमें आप छोटे छोटे ईंटें या कंकड़ लेकर मारोगे तो दीवार से आप देखना कि मिट्टी थोड़ी थोड़ी झड़ेगी, मिट्टी झड़ेगी, उसके नीचे मिट्टी गिर जाएगी आके। ऐसा इसके साथ हुआ है। ये जो जल था, जल के जो कण थे, छोटे छोटे कण थे जो जल के, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, वो गतिशील अवस्था में, यानी वो गति कर रहे होंगे तभी तो इससे टकराए होंगे। अगर गति ना करते तो टकराते नहीं, टकराते नहीं तो ये रंग का टुकड़ा फैलता नहीं इधर उधर, इससे रंग फैलता नहीं उधर, तो वो टकराए होंगे यहाँ पर। इस बात को समझिए। जैसे कच्ची दीवार पर अगर हम कोई कंकड़ या पत्थर का टुकड़ा मारते हैं तो उससे मिट्टी झड़ती है, कुछ ना कुछ मिट्टी छूट जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो ये जल के कण, छोटे छोटे कण होंगे, वो क्या होंगे, गतिशील अगर नहीं होंगे तो इससे टकराते नहीं, क्योंकि हमने जल को शांत रखा था। ये गतिशील होंगे तभी तो टकराए। तो जब इससे टकराए होंगे तो कुछ ना कुछ रंग के टुकड़े यहाँ पर नीचे गिर गए होंगे, इधर भी गिरे होंगे। बहुत ज्यादा कण जब टकराए होंगे तो दूर तक गिरे होंगे जाके। ये बात समझिए। तो ये रंग का फैलना ये समझाता है हमको, ये पुष्टि करता है, ये बता रहा है, इसकी जानकारी इस बात से हमको मिल रही कि जो रंग के टुकड़े ये हैं, ये जो फैल गए हैं रंग, जब हमने इसको काफी देर रखा तो ये रंग का टुकड़ा फैल गया, इधर उधर रंग फैला। तो ये जल के जो कण होंगे वो इससे टकराए होंगे तभी तो फैला। तो इससे पुष्टि होती है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। क्लियर हुआ। परंतु सभी पदार्थों के कण गतिशील नहीं होते हैं, ठोस अवस्था के कण गतिशील नहीं होते हैं, इस बात को समझिए। द्रव और गैस अवस्था के कण गतिशील होते हैं। ठीक है ना। तो पदार्थ के बारे में समझ में आ गया होगा कि पदार्थ क्या है। पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें द्रव्यमान होता है। पदार्थ की प्रकृति क्या है, तो पदार्थ की पहली प्रकृति ये है कि पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरी प्रकृति क्या है इसकी, कि पदार्थ के कण गतिशील अवस्था में रहते हैं। क्लियर हुआ। पदार्थ की प्रकृति समझ में आ गई। अब समझते हैं पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती, पदार्थ कितने रूपों में पाया जाता है हमारे पास आसपास। तो चलो देखते हैं। पदार्थ 3 रूपों में पाया जाता है। पदार्थ की अवस्थाएं समझें पहले इसको। अवस्थाएं क्या समझना है, समझो। बर्फ देखा है आपने, बिल्कुल देखी होगी। जल देखा है, पानी और भाप भी देखी होगी। चलो, बर्फ को आपने देखा, सब जल के रूप हैं, सब जल के रूप हैं, सब जल से ही बने होते हैं। तो बर्फ को देखा आपने, बर्फ कैसी है बताओ। ठोस है, बहुत कठोर है, ठोस है। और जल देखा है आपने, तो ये बिल्कुल तरल है जल। भाप को आपने देखा होगा, भाप एक गैस की तरीके से। तो हम कह देंगे कि पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, और भी अन्य अवस्थाएं हैं तो आगे पढ़ेंगे।
तो ये बर्फ जो है ये कठोर है, तो इसको हम कहते हैं ठोस, और इसको कहते हैं द्रव अवस्था जो तरल होती है, और जो गैस के रूप में होती है उसको हम गैसीय अवस्था कहते हैं या गैस अवस्था। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस है, द्रव है और गैस है। अब इनको और भली प्रकार से समझ लेते हैं, इनके गुण समझते हैं कि ठोस में कौन कौन से गुण होते हैं और द्रव में कौन कौन से गुण होते हैं, गैस में कौन कौन से गुण होते हैं, ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ठोस को, इसके बाद द्रव समझते हैं और इसके बाद गैस को समझते हैं। चलिए, तो पहला गुण इनका हम समझ लेते हैं आकार। आकार समझ लेते हैं, पहले ठोस को समझते हैं, द्रव और गैस। पहला इनका जो गुण है वो समझ लेते हैं, इनका आकार कैसा होता है कैसा नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, ये हमारे पास जैसे डस्टर है, इस डस्टर को हम चाहे इस हाथ में लें, चाहे उठा के कहीं रख दें या और कहीं रख दिया जाए, इसको कहीं ले जाया जाए, क्या इसका आकार बदल जाएगा? ये कठोर है, दब नहीं रहा है, क्या इसका आकार बदल जाएगा? नहीं, इसका आकार नहीं बदलेगा ना। कैसा भी कुछ भी करो, इसको कहीं उठा के रख दो, कहीं ले जाओ इसको, तो क्या इसका आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा आकार। तो इसका आकार कैसा होगा? निश्चित। जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं उनका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। द्रव को समझो, द्रव का आकार कैसा होता है, इस बात को समझिए। जैसे हमारे पास एक कांच का एक पात्र है, प्रयोगशाला में मिलेगा आपको। इस पात्र में इस प्रकार के संरचनाएं बनी हुई हैं, इस पात्र में इस प्रकार की संरचनाएं बनी हुई हैं। ऐसे ये संरचनाएं इस पात्र में बनी हुई हैं, इनको ध्यान दीजिए, संरचनाओं को। ऐसा एक पात्र है हमारे पास में, और इसमें हमने जल भरा, यहां तक जल भर दिया यहां तक। तो देखो जरा, जिसमें जल भरा गया तो ये थोड़ा सा मटकी के जैसा लग रहा है, तो जल इसमें पूरी तरह भर गया, तो अब जल मटकी के जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें तिरछे एक डंडे की जैसा लग रहा है, तिरछी लाइन की तरह, डंडे की तरह, छड़ी की तरह जल दिखाई दे रहा है। इसमें इस आकार का दिखाई दे रहा है, इसमें इस आकार का। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि जल को अगर बाल्टी में रख देंगे तो बाल्टी के जैसा उसका आकार हो जाएगा, ग्लास में भर देंगे तो ग्लास के जैसा आकार हो जाएगा, किसी गुब्बारे में भर देंगे तो उसका आकार गुब्बारे जैसा हो जाएगा। ठीक है ना। तो जल का जो आकार है वो बदल रहा है बर्तन के हिसाब से, यानी कि द्रव का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है, बदल जाता है। अगर ठोस को इसमें रख दिया जाए, कोई ठोस हो, गोली वोली हो, गोला हो, छोटा सा गोली हो, इसमें रख दी जाए तो क्या उसका आकार बदल जाएगा? इसमें रख दिया जाए, क्या उसका आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसमें रख दिया जाए, क्या उसका आकार बदलेगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें रख दिया जाए तो क्या इसका आकार बदल जाएगा? ना, ऐसा कुछ नहीं होगा ठोस में। लेकिन द्रव में हो जाएगा। द्रव में अगर इसमें हम जल भरेंगे तो ये इसके जैसा आकार हो जाएगा जल का, इसमें भरेंगे तो इसके जैसा, इसमें भरेंगे तो इसके जैसा, चीज में भरेंगे उसके जैसा आकार हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द्रव का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित। ठीक है, चलिए अब गैस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेला घूमने गए हो कभी? मेला घूमने गए होंगे, तो मेला में आपने देखा होगा गुब्बारे बिकते हैं। हाँ, इसको समझिए। गोल गुब्बारा अगर बिक रहा है तो उसमें अगर हवा भरेंगे तो हवा कैसा आकार ग्रहण कर लिया? उसे गोल आकार ग्रहण कर लिया। एक हार्ट के शेप में, हृदय के शेप में गुब्बारा बिकता है, तो उसमें अगर हवा भरेंगे तो जो हवा है वो किस आकार में हो गई? जाके हार्ट के शेप में फुला दिया जाके, तो क्या किसी कोने में हवा नहीं है? सब जगह हवा है इसमें। उसने कैसा आकार ग्रहण कर लिया है? उस गुब्बारे का आकार ग्रहण कर लिया है। और एक लाइन के शेप में गुब्बारा आता है, तो उसमें अगर लौकी के जैसा, तो उसमें अगर हवा भरेंगे तो वो उसका आकार ग्रहण कर लेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो गुब्बारे हैं जिसमें
हवा हम जैसी भर रहे हैं उस प्रकार का आकार ग्रहण कर रहा है। जैसे हमारा साइकिल का टायर गोल गोल होता है, उसके अंदर ट्यूब होता है, तो ट्यूब में हवा भरी जाती है तो ये हवा पूरी गोल गोल आकार ग्रहण कर लेती है। अब क्या कह दिया रहा है कि इस जगह हवा नहीं, तो सब जगह हवा है ना, पूरी जगह भरी हुई है हवा की। ठीक है, बात समझ में आ रही? घर में जो सिलेंडर है उसमें भी गैस भरी हुई है, और वो गैस उस पूरे सिलेंडर का आकार ग्रहण कर लेती है ना। तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है। क्लियर हुआ? गैस का भी आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है, तो इसका आकार भी कैसा होता है? अनिश्चित। ठीक है, इसका आकार भी कैसा होता है? अनिश्चित होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। गैस भी अनिश्चित आकार वाली होती है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं आयतन। आयतन कैसा होता है इनका? आयतन का मतलब होता है, आयतन का मतलब होता है कि ये कितनी जगह घेरते हैं, ये कितनी जगह घेरते हैं, इसका ये मतलब होता है। चलो देखते हैं इसको। जैसे हमारे पास कोई टुकड़ा है, लोहे का ले लो, लकड़ी का ले लो, सब ठोस है। इस टुकड़े को अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं तो ना तो ये टुकड़ा बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि बढ़ के ज़्यादा आकार घेर ले, और ना ये टुकड़ा छोटा हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि छोटा होके कम आकार घेरे। तो इसका आयतन कैसा होगा? निश्चित होगा। इसका आयतन कैसा हो जाएगा? निश्चित। जैसे त्योहारों में या कोई रिश्तेदार आता है तो डिब्बे में मिठाई वगैरह लाया, तो ऐसा होता है क्या कि जो मिठाई के जो टुकड़े हैं जो दुकान में छोटे छोटे थे यहाँ के बड़े बड़े हो गए, ऐसा तो होता नहीं है। या दुकान में छोटे छोटे होंगे, घर आए, घर में लाए तो बड़े बड़े टुकड़े हो गए। जितने आकार जितना दुकान में था उनका उतना ही घर में आए तो उतना ही है। अर्थात ठोस का आयतन कैसा होता है? ठोस का आयतन निश्चित होता है। क्लियर हुआ? द्रव को इसी प्रकार समझेंगे। सभी लोग लगभग डेयरी में दूध नापने जाते होंगे, या डेयरी से दूध लाते होंगे, या दूधिया दूध ले जाता होगा, या वो दूध लाता होगा। तुम्हारे घर में तो चाय बनाने के लिए दूध लिया जाता होगा ना, तो समझिए इस बात को। जैसे दूधिये ने, दूध वाले ने आधा लीटर दूध नाप के आपको दिया, कि लो भाई तुम्हारे बर्तन में, तो तुम बर्तन लाए, उसमें उसने आधा लीटर दूध नाप के आपको दे दिया कि लो दूध ले जाओ, ये दूध इसमें आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि घर के अंदर जाने पर ये आधा लीटर में था अगर ये दूध, तो ये 500 ml लगभग हुआ, जाके 500 ml लगभग क्या 500 ml ही हुआ, इसमें डाला गया। और इस बर्तन में दूध आया तो 500 ml के बजाय 600 ml हो गया। ऐसा होता है क्या? ना 600 ml हुआ, ना ज़्यादा हुआ तो कम हो गया, 400 ml हो गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। और जितना इससे नापा जाएगा उतना ही होगा, है ना। तो इसलिए इसका जो द्रव का जो आयतन है, जो मात्रा है, आयतन है, वो क्या है? वो निश्चित रहा। द्रव का आयतन कैसा रहा? निश्चित रहा। स्कूल में बोतल में पानी ले जाते हैं, जैसे एक पूरी बोतल ले गए, 500 ml की बोतल है, भर के ले गए, तो क्या पानी वहां पर 1 लीटर निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, कि 100 ml निकल आया 500 ml के बदले। जितना पानी ले गए थे उतना ही रहा, है ना। जब पिया उसको तब खत्म हुआ, उतना ही पानी तो पिया आपने, इतना बोतल में लाए थे। तो द्रव का जो आयतन है वो कैसा है? निश्चित है। गैस के बारे में बात कर लेते हैं। गैस को समझते हैं, कैसे समझेंगे? अगरबत्ती जलाई गई घर में और धुआं उठा, भाई ये धुआं उठ रहा है, तुमने देखा होगा इतना सा धुआं अगरबत्ती का पूरे घर में फैल गया। तो पहले इतनी जगह घेरे था ये जिस समय धुआं उठा, और फिर क्या हुआ? पूरी जगह में फैल गया ये। तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले इतना था और इसके बाद पूरी जगह में फैल गया, पूरे कमरे में सब जगह बढ़िया सुगंध आ रही है, बाहर तक सुगंध जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? गैस का जो आयतन है, गैस का जो जगह घेरने की क्षमता है, वो कैसी है? निश्चित नहीं है। पता नहीं कितनी गैस ना कितनी जगह ना घेर ले गैस, तो इसकी क्षमता निश्चित नहीं है। अर्थात इसका आयतन कैसा है? अनिश्चित है। कैसा आयतन है इसका? अनिश्चित होता है। क्लियर हुआ? चलो अब
अगला नंबर हम लोग देख लेते हैं, कणों के बीच की दूरी। अभी हमने बताया था कि जो पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, तो पदार्थ के कणों के बीच में दूरी कितनी कितनी रहती है ये समझना है। तो मानो ये ठोस के कण है, ठोस के जो कण होते हैं बहुत पास पास में होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, बिल्कुल सटे हुए, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं ठोस के कण, बहुत सटे हुए होते हैं, इनके बीच में जगह बहुत कम होती है, ठीक है। द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, द्रव के कण बिल्कुल सटे हुए नहीं होते हैं, ठीक है। गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा दूरी होती है, कोई निश्चित सीमा नहीं है कितनी दूरी होगी कितनी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे कम कणों के बीच की दूरी किसमें है, देखो ये बहुत कम दूरी है, ये है ना, बिल्कुल सटे हुए, तो दूरी कहाँ रही। जब कोई दो चीजें बिल्कुल सटे हुए, जैसे ये हमारी उंगलियां ऐसे हों तो कहा जाए इन उंगलियों के बीच में दूरी है कुछ, ये दूरी नाप ली जाएगी, जब बिल्कुल सटी हुई तब क्या दूरी है, कुछ नहीं दूरी है। तो ठोस के कणों के बीच में दूरी कैसी होती है, बिल्कुल बहुत ही कम, नगण्य, एक तरीके से नगण्य का मतलब है बिल्कुल ना के बराबर, है ही नहीं, दूरी है ही नहीं, क्लियर हुआ। नगण्य मतलब बहुत ही कम, नगण्य का मतलब होता है बहुत ही कम, यानी कि ना के बराबर, क्लियर हुआ। द्रव के कणों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो हम कह देंगे ठोस से अधिक है, देखो चाहे ठोस से अधिक है कि नहीं, लेकिन गैस से कम है, ठोस से अधिक है लेकिन गैस से कम है, देखो गैस में लगभग इतनी दूरी है, ठीक है, और ठोस में कितनी है, इतनी, तो कम है ना इससे, तो यहां पर लिख देंगे ठोस से अधिक, लेकिन गैस से क्या होगी, कम होगी। और गैस में कणों के बीच में कितनी दूरी, सबसे अधिक, ठोस से भी अधिक है और द्रव से भी अधिक है, सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक गैस के कणों के बीच की दूरी कैसी है, सबसे अधिक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पूरी बात समझ में आ गई। तो कणों के बीच की दूरी समझ में आ गई सबके। तो चलो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, अंतरावकाश देखते हैं, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, अंतरावकाश। अंतरावकाश, अंतरावकाश का मतलब क्या होता है, अंतरावकाश का मतलब ये होता है कणों के बीच में रिक्त स्थान कितना है, कणों के बीच में रिक्त स्थान, इसको भी समझ लेते हैं, कणों के बीच में रिक्त स्थान कितना है, ठीक है। ये देखो, ये जो रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये खाली जगह जो दिखाई दे रही है ये, ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, अंतरावकाश, अंतरावकाश, ठीक है। तो देखकर खुद ही बता सकते हो, ठोस में जो अंतरावकाश है वो बहुत ही कम है, द्रव में अंतरावकाश ठोस से अधिक है, ये जगह देखो अधिक है, ये सब जगह है ना, ये अंतरावकाश, कणों के बीच में जो भी खाली जगह पड़ी हुई उसी को अंतरावकाश कहते हैं, क्लियर हुआ। गैस में कैसा है, गैस में बहुत अधिक है अंतरावकाश, गैस में सबसे ज्यादा अधिक अंतरावकाश है, क्लियर हुआ। अच्छा, कभी ध्यान दिया है, शरबत बनाया है घर में, तो चीनी को जब पानी में घोला गया है, चीनी कहाँ चली जाती है, चीनी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर इन्हीं अंतरावकाशों में चली जाती है, इसीलिए चीनी हमको दिखाई नहीं देती है, बात समझ में आ रही, इन्हीं अंतरावकाशों में भर जाती है चीनी जाके, तो इसीलिए हमको चीनी दिखाई नहीं देती है, क्लियर हुआ। तो द्रव के कणों के बीच में अंतरावकाश ठोस से अधिक होता है, और गैस में कैसा होता है, सबसे अधिक, तो इसमें हम कह देंगे नगण्य होता है, सबसे कम, इसमें ठोस से अधिक होता है, इसमें क्या होता है, सबसे अधिक। तो अंतरावकाश समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कणों की गति, कणों की गति, और इसी में टॉपिक ले लेते हैं गतिज ऊर्जा, कणों की गति या गतिज ऊर्जा।
गतिज ऊर्जा। बताओ अच्छा, ठोस के कण जब बहुत सटे हैं, बहुत पास पास में, जैसे बहुत सारे लोग एक जगह हो, बिल्कुल एकदम से बांध दिए जाए, पास पास इकट्ठा करके बिल्कुल बांध दिए जाए, क्या आप लोग गति कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, सब बहुत लोग बंधे हुए हैं, गति हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो इसमें कणों की गति कैसी होती है? नगण्य। किसमें? ठोस में बिल्कुल नहीं होती, अर्थात गतिज ऊर्जा हो नहीं होती, बिल्कुल ना के बराबर होती है। क्लियर हुआ? ठोस के कणों के बीच में गतिज ऊर्जा बिल्कुल ना के बराबर अर्थात नगण्य होती है। क्लियर हो गई बात? द्रव में आ जाओ भाई। तो द्रव में अभी अभी तुमने एक प्रयोग देखा था कि मैंने एक रंग का टुकड़ा इसमें डाला था और इसमें जल था, रंग का टुकड़ा आसपास ये फैल गया था। इससे सिद्ध हुआ था कि जो द्रव के कण हैं इनके बीच में दूरी बहुत अधिक है, तो ये इस वजह से हिल डुल सकते हैं। ये कण जब हिल डुल सकते हैं तो गति भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? ये कण गति कर सकते हैं, हिल डुल सकते हैं। तो इसमें गतिज ऊर्जा है, लेकिन किससे अधिक है? ठोस से अधिक। तो हम कहेंगे गतिज ऊर्जा किससे अधिक है? ठोस से अधिक गतिज ऊर्जा है इसमें। क्लियर हुआ? जब कोई वस्तु गति करती है तो इसमें एक प्रकार की ऊर्जा आ जाती है जिससे उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये गति कर नहीं रहे, तो इसमें नगण्य गतिज ऊर्जा है, लेकिन इसमें गतिज ऊर्जा होगी। द्रव के कण गति करते हैं तो ये ठोस से अधिक है। गैस के कण बताओ, बिल्कुल फ्री स्टाइल में गति करते हैं, तो इनमें गतिज ऊर्जा कैसी होगी? सबसे अधिक होगी। तो गैस में कैसी गतिज ऊर्जा हो जाएगी? सबसे अधिक। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा कैसी होगी? सबसे अधिक। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो गतिज ऊर्जा समझ में आ गई कि कणों की गतिज ऊर्जा कैसी होती है। तो ठोस की नगण्य होती है, द्रव की ठोस से अधिक होती है, और गैस की सबसे अधिक होती है। तो 5 पॉइंट इसके समझ में आ गए। विषय में साफ करना पड़ेगा, ठीक है। अपना इसको वीडियो पॉज करके अपना नोट करना चाहे तो नोट कर लेना। तो चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, बहने का गुण। कौन कौन बह लेता है? बहने का गुण, ठीक है। चलो देखो देखते हैं, ठोस बहता है क्या? नहीं बहता है। पानी की तरह तो बहता नहीं, नहीं बहता है, तो इसमें नहीं होता है। ठोस में बहने का गुण नहीं होता है। द्रव में होता है क्या? बिल्कुल होता है। ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, नीचे की ओर बहते हैं। कैसे बहते हैं? ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। क्लियर हुआ? ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। गैस में क्या होता है? इसमें भी बहने का गुण होता है। बहने का गुण होता है। जैसे हवा चलती है ना, तो कहते हैं हवा बह रही है, बढ़िया मंद मंद बयार चल रही है। तो गैस में भी बहने का गुण होता है। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट समझते हैं, संपीड्यता। संपीड्यता, ठीक है। तो चलो देखो संपीड्यता क्या है, समझो। जैसे एक हम इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज ले लें हम, और उस सिरिंज में हम काम करें, इसको यहां से हम लॉक कर दें, किसी भी चीज से यहां से लॉक कर दें ऊपर से। इसी प्रकार दूसरी सिरिंज ले लें, उसमें भी इसी प्रकार कुछ भरें। अभी हम बताएंगे क्या क्या भरें इसमें। ठीक है, इसमें लकड़ी का बुरादा या चाक का बुरादा भर लीजिए, या लोहे का बुरादा भर लीजिए, और इसमें जल भर लीजिए इस वाली में, और इसमें कोई गैस भर लीजिए। ना गैस मिले तो खाली सिरिंज ऐसे करेंगे, खींचेंगे पीछे की ओर, तो उसमें हवा भर जाएगी। हवा भरने के बाद इसको यहाँ से लॉक कर लीजिए। जल भरने के बाद इसको लॉक कर दीजिए। यहाँ पर लकड़ी का बुरादा भरने के बाद कस के भरिए इसको, बहुत तेजी से, मतलब कूट कूट के भरना है, भर दीजिए। अब इसको दबाइए जरा, इसको लॉक रहने दीजिए, इसको दबाइए। क्या है? दबेगा? तो नहीं दबेगा।
क्या ये दब जाएगा? तो बिल्कुल नहीं दबेगा, ये भी नहीं दबना है इसको। क्या ये दबेगा? तो हाँ दबेगा, ये दब जाएगा। तो हम कहेंगे कि ठोस और द्रव में अगर हम बल लगाएं तो जो उनका आयतन है वो कम नहीं होता है, अर्थात वो संपीड्य नहीं है। संपीड्यता को समझिए। संपीड्यता का मतलब ये है कि जो कण है, ये जो कण है, इन पर अगर बल लगाया जाए तो ये पास पास में आ जाए। ये कण कैसे में? बहुत पास पास में आ जाए, ठीक है ना। बल लगाने पर पास पास में आ जाए। तो हम तो जानते हैं कि ठोस के कण पहले से ही पास पास में होते हैं, तो अब क्या पास पास में आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो क्या ठोस में संपीड्यता का गुण आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। संपीड्यता का मतलब यही है। संपीड्यता है क्या? बल लगाने पर कण जो है, जो दूर दूर थे, वो कैसे हो जाए? पास पास में आ जाए। तो उसी को हम संपीड्यता कहेंगे। जल में बताइए, जल के कणों में ठीक है थोड़ा रिक्त स्थान था, कण थोड़ा दूर दूर थे, लेकिन इतने भी दूर नहीं थे कि बल लगाने पर बहुत पास में आ जाए। तो इसलिए जल भी हमारा असंपीड्य है, इसमें संपीड्यता का गुण नहीं है। जो गैस के कण थे वो बहुत दूर दूर थे, ठीक है ना। जो गैस के कण थे वो बहुत दूर दूर थे, बहुत ज्यादा दूर थे, इन सबसे ज्यादा दूर थे। तो इसमें बल लगाया गया तो एक कण कुछ पास में आ गए। तो हम कहेंगे जो गैस के कण हैं वो संपीड्य होते हैं, ये संपीड्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन से कण? गैस के कण। ना तो ठोस के कण संपीड्यता गुण प्रदर्शित करते हैं और ना ही द्रव के। तो ठोस हमारा संपीड्यता नहीं है, असंपीड्य है, हम कह देंगे असंपीड्य है। द्रव हमारा असंपीड्य है। कुछ द्रव संपीड्य होते हैं अपवादवश, ठीक है ना। गैस कैसी है? संपीड्य है, यानी कि कंप्रेस। संपीड्यता का मतलब कंप्रेस करना, कम दबाना, कंप्रेस करना। तो आपने सीएनजी का नाम सुना होगा। तो कंप्रेस्ड, सी से मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड की हुई नेचुरल गैस, यानी उसके कणों, जो कण उसके दूर दूर थे, उनको बहुत पास पास लाया गया और तब उस गैस का निर्माण किया गया। तो उसको हम कहेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड्य प्राकृतिक गैस। क्लियर हुआ? तो संपीड्यता समझ में आ गई, ठीक है। अब आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, ठीक है। तो बताओ, अभी बताया गया कि ठोस के कण बहुत पास पास में होते हैं और जो द्रव के कण हैं वो कैसे होते हैं? ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। ये लो, बन गया। बताओ कौन ज्यादा आकर्षित कर रहा है? जो ज्यादा पास में वही ज्यादा आकर्षित कर रहा है। ये कण पास पास में है, तभी तो एक दूसरे को बहुत तेजी से आकर्षित कर रहे होंगे, तभी तो पास पास में है। तो आकर्षण बल किसमें ज्यादा होगा? ठोस में। ठोस में अंतरा आणविक आकर्षण बल कैसा होगा? सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। इसमें कैसा होगा? इसमें देखो कम कम आकर्षित कर रहे हैं इसकी अपेक्षा, तभी तो कण थोड़ा दूर रह गए ना, नहीं तो पास में आ गए होते। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें सबसे ज्यादा है, परंतु इसमें कैसे है? ठोस से कम है, ठोस से कम। इसमें क्या है? इसके कण बहुत दूर दूर है, इसमें आकर्षण बल है ही नहीं, तभी तो धुआं, अगरबत्ती का धुआं एक जगह सुलगाओ अगरबत्ती और पूरे उसमें कमरे में, पूरे घर में सब फैल जाता है। तो इसमें क्या है? सबसे कम। और सबसे कम का मतलब क्या है? नगण्य। नगण्य, बिल्कुल ना के बराबर है। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल समझ में आ गया कि ठोस में सबसे क्या है? अधिक है। द्रव में कैसा है? ठोस से कम है। और गैस में कैसा है? बिल्कुल नगण्य है। तो हम ठोस द्रव के लक्षण समझ रहे थे कि ठोस है क्या। ठोस ऐसे पदार्थ हैं जिनके कण बहुत पास पास होते हैं, आपने देखा, और इन कणों के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है ठोस के बीच में, और ये असंपीड्य होते हैं, इनका आकार और आयतन सब कुछ निश्चित होता है, तो वो ठोस कहलाते हैं। इसी प्रकार द्रव देखा और इसी प्रकार गैस देखी। क्लियर हो गया? अब इसके आगे की बात हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और इसको तैयार भी करते जाइए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।